Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और आज के सेशन में जो हमने टॉपिक करना है वो हम करेंगे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में। मेन दो तरह के प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, मतलब कि हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम की, मतलब कि PPS की, इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं वो आती है फॉर्ट्रन, कोबाल, पास्कल या C लैंग्वेज। एंड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है उसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं वो उसमें आएगी या तो C++ हो गई, जावा हो गई, ऐसी लैंग्वेजेस आएंगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो इनमें मेन चीज़ें, कोई भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले C++ कोई भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमने जो मेन इनके बारे में जानना है, इस सेशन में मैं सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा। बाकी जब भी हम लैंग्वेज करेंगे तो ज़्यादा डीपली तब जाएंगे इसमें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम की कि क्या होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम में जब भी हम वर्क करते हैं, जो भी काम किया जाता है, इसमें पूरे वर्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। और इस किसी भी लैंग्वेज में इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, ग्रुप्स को हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँ, प्रोग्रामिंग देखिए बड़े अच्छे से तब समझ में आएगी अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके साथ में चलें। क्योंकि जो मैंने जैसा कि पिछले अपने सेशंस में भी बोला था कि जो भी हम काम प्रोग्रामिंग में करते हैं वो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, प्रोग्रामिंग में वही सेम चीज़ होती है, बस करने का तरीका बदल जाता है। तो इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो बेस्ट एग्जांपल है, सपोज कीजिए अगर किसी के घर पे शादी है। ठीक है, अब एक पर्सन है, वो सारा का सारा काम तो कर नहीं सकता, वो कामों को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। ठीक है, जैसे खाना वगैरह खिलाना, जितने भी गेस्ट्स आएंगे, ठीक है, उनका अलग से एक काम बांटा जाएगा, हलवाई वगैरह लगा लेंगे, कुक लगा लेंगे। जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेके आने का, ठीक है, वो काम किसी और को दे दिया जाएगा। वेलकम करने के लिए गेस्ट को किसी और को काम दे दिया जाएगा। उसके बाद जितनी शॉपिंग करनी है वो काम किसी और को दे दिया जाएगा। मतलब जो भी काम है वो सब में बट जाता है, तभी वो प्रॉपरली होता है। यही अप्रोच जो होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम में अपनाई जाती है। मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देना, क्योंकि एक अकेले के बस की बात नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार करना, वो अकेला बंदा नहीं बना पाएगा। उस काम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर मैं अकेला बंदा बना भी ले, अगर वो बिना मॉड्यूल्स के एक ही फाइल में अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बना दे तो वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम करते हैं कि फिर बहुत बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूँ, जैसे कि मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। हमने कुछ भी अपने प्रोग्राम में रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो मैं मेन फंक्शन ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मेन फंक्शन में से आगे फंक्शन 1, फंक्शन 2 से फंक्शन 3, function 4 and function 5। अब ये जो अलग अलग टास्क हैं सारे मेन फंक्शन के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। एक तो हर एक को पता है मेरा काम क्या। ठीक है, अब
एक जैसे यहाँ पर हलवाई बिठा दिया, कुक बिठा दिया मैरिज में, ठीक है, ये मेन पर्सन है, सभी ने इसको बाद में इसको रिपोर्ट करना है। ये कुक बिठा दिया, ये शॉपिंग वाला पर्सन है, ठीक है, ये गेस्ट को लेने ले जाने के लिए यूज़ कर रहा है और आगे काम डिवाइड कर दिया। ये पर्सन हो गया जो लेके आ रहा है गेस्ट को, ये आ गया कहीं उनको बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं पर भी छोड़ के आना, ये वो पर्सन, ठीक है। अब सबको अपना अपना वर्क पता है इसमें, ठीक है, किसने क्या काम करना है, तो ईजिली हो जाएगा। गोल सबको अपना पता होता है कि किसने क्या चीज़ कैसे करनी है। दूसरी चीज़ इसमें हो जाएगी कि जो कोडिंग करेंगे पर्सन, जैसा कि मैंने बोला था सबको अपना अपना काम पता है, तो सब उसके अकॉर्डिंगली जो कोडिंग करनी होगी वो इजी हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट क्या है एक बार दोबारा से। सबसे पहला, काम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया। दूसरा, अब टीम वर्क हो गया, सबको अपना अपना काम पता है, किसी को बर्डन नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ होगी ये वाली नहीं हुई। अब फंक्शन 1 में जो वर्किंग हो रही है उसको ये टेंशन नहीं है कि फंक्शन 2 में क्या हो रहा है, ठीक है, वो अपना काम देखेगा, वो अपना काम देखेगा, इजी होगा ये वर्क सारा। और तीसरी इसमें चीज़ होगी, जो कोडिंग है वो इजी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर मेन फंक्शन के अंदर ही मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कोडिंग है वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। ये तो थे इसके एडवांटेजेस, बट इस एडवांटेजेस के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे हो गई? सबसे पहली चीज़, सिक्योरिटी नहीं रही है इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे? अब भाई ये पर्सन लेने गया, टैक्सी के पैसे या किराया कुछ लगा ज़्यादा, पैसे ज़्यादा बोल दिए हलवाइयों ने। अब यहाँ हलवाइयों के पास जितना सामान आया, कुक के पास जितना सामान आया, सब्जी वगैरह सब कुछ बनाने वाला, अब वो पर्सन वहाँ तो है नहीं जो उनको देख रहा है, बीच में से सामान गायब कर दिया। ये मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में यहाँ पर इसका क्या होगा? मेन चीज़ देखिए, हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है डाटा, ठीक है। एक डाटा जिसको सेव करने के लिए, जिसको एज अ रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अब वो डाटा लूजली घूम रहा है, डाटा की सिक्योरिटी नहीं है, लूजली घूम रहा है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, दूसरे से तीसरे फंक्शन में, ठीक है, तो वो टफ हो रहा है इसमें वर्क, ठीक है। डाटा की सिक्योरिटी नहीं है उसमें, इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसमें। पैरेलल अगर प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे इसके साथ साथ इसको भी देखना है, ठीक है, तो वो मुझे ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा, एक साथ वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ को देखेगा। तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाएगी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बना है, अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी उसको समझने में। तो ऐसी काफ़ी दिक्कतें आई थी, ऐसी डिसएडवांटेजेस इसमें हुई थी, जिन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सिस्टम की जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को अपनाया गया। वो जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की। ऊप्स का कंसेप्ट हमारा इस कंसेप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स का कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मेन अगर बात करूं, मेन ये जो कंसेप्ट है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन जो इसमें आता है मेन चीज़ें वो हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग में पूछूं अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अ क्लास इज ए class is a user defined data type. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ दैट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या? एक वेरिएबल है, किसका? इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। ये तो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। जो मैंने आपको पहले बोला कि ये जो ऊप्स का कंसेप्ट है ये रियल वर्ल्ड कंसेप्ट उठाया गया। इसमें बेस मेन जो चीज़ होती है, जो हमारा डाटा है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बीच में ही घूमता रहता है। इसमें डाटा सिक्योर बहुत होता है। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, जैसे कि ये पेन है, ठीक है। ये पेन क्या? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वही चीज़ यहाँ होती है। जब मैं कोई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी जो डाटा है वो सेट करता हूँ, ठीक है, और उस डाटा के थ्रू वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है वो मैं फंक्शंस में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें जो भी डाटा होगा वो इन फंक्शंस के थ्रू एक्सेस हो सकता है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर घूमता रहेगा। बट अगर एक और ऐसा बना लेता हूँ मैं डाटा, और ये फंक्शन, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो वो एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सबसे इजी अगर इसकी बात करूँ, जैसे मैंने पेन की एग्जांपल ली थी, पहले पेन वाली एग्जांपल पूरी कर लेते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ये कह लो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होंगी, पेन का कलर क्या है, पेन की इंक का कलर क्या है, पेन के ऊपर लेबल कौन सा लगा है, पेन की जो निब है वो कैसी है, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ ये क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। हमारा जो पेन है वो लिख सकता है, ठीक है। ये जो लिखना है ये एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है, वो फंक्शन में आ गया, ठीक है, वो चीज़। दूसरा और क्या काम कर सकता है, मार सकते हैं, ठीक है, फेंक सकते हैं पेन को ऐसे, ये भी एक एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो होगी पेन की एग्जांपल। अगर मैं फ़ैन की एग्जांपल लेता हूँ, फ़ैन की अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसके पंखों का साइज़ कितना है, ठीक है, और किस कंपनी का है, किस कलर का है, ये होगी फ़ैन की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़। फ़ैन करता क्या, हमें हवा देता है, वो कैसे, वो फ़ैन का बटन ऑन किया, घूमना शुरू हो गया, वो फंक्शन में एक्सप्लेन किया होता सारा। जो सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है अगर देनी है तो वो है ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल। ह्यूमन बींग एक कैटेगरी है, ठीक है, पूरी की पूरी, जो जैसे कि एक क्लास हो गई ह्यूमन बींग, ठीक है। इसमें हमारा जो डाटा होगा वो क्या होगा, हमारी एनाटॉमी, मतलब कि हर एक ह्यूमन के आईज, ईयर्स, नोज, टंग, सो ऑन, ठीक है। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इन बॉडी पार्ट से हम क्या कर सकते हैं वो सारा का सारा फंक्शंस में एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है। अब मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मुंह से बोल सकता हूँ, नाक से स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, कानों से सुन सकते हैं। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जो भी एक्शन परफॉर्म करें वो हमारा फंक्शंस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। ये तो हो गया क्लास के अंदर डिफाइन किया गया, ठीक है। अब उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अब हम एक ह्यूमन बीइंग एक कैटेगरी होगी, हम लोग उस कैटेगरी की इंस्टांस है, मतलब एक एग्जाम्पल है जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। कोई भी ह्यूमन, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सिटी का, कहीं का भी हो, ठीक है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो अरबिक है, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उस कैटेगरी की एक इंस्टांस हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब वही चीज़, ऑब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन कैटेगरी सेम है, ठीक है। और ये ज़्यादा इसको डीपली जब हम पूरा कंसेप्ट करेंगे ना इसका, C++ या जावा करेंगे, तब मैं आपको और ज़्यादा डीपली ये चीज़ बताऊंगा इसमें, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल यही वाली एग्जांपल आप लेके चलिए इसमें। दूसरा जो कंसेप्ट आता है इसमें, मैंने आपको बताया था इनकैप्सुलेशन के बारे में। The wrapping up of a whole data into a single unit is known as encapsulation. जो भी ये डाटा या मैं मेथड्स की बात करता हूँ, जो भी इन सबको जब मैं एक इकट्ठा रैप कर देता हूँ, एक ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ, उसको हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या देते हैं। अब ये जितना भी डाटा है, ये इस मेथड्स के, जो भी इसके मेथड्स हैं, ये
जो डाटा वर्क करेगा इन मेथड्स के थ्रू ही वर्क करेगा। अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट ही इसको एक्सेस कर सकता है, बट क्लास के बाद मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, डाटा को वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। डाटा को वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन। क्या चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन? बेसिकली अनवांटेड डिटेल्स मैंने हाइड करनी है सारी, वो एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। अब फैन की एग्जांपल ली थी, जैसे फैन चल रहा है, मैंने बटन ऑन किया, फैन घूमना शुरू हो गया, हमें तो सिर्फ हवा खाने से मतलब है ना। अब वो कैसे घूमा, करंट पास हुआ, उस पर मोटर में गया, मोटर घूमनी शुरू हुई, रोटेट होनी शुरू हुई, उसके साथ विंग्स रोटेट होने शुरू हुए, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वही चीज़ ये एब्स्ट्रैक्शन में है, जो अनवांटेड डिटेल्स है उनको हाइड कर देता है, ये एब्स्ट्रैक्शन का काम है, ठीक है। या सिंपल बेसिक और एग्जांपल अच्छी लूँ, आप एक गाड़ी खरीदने गए हो, ठीक है, वहाँ का एक सेल्समैन है, आपको सिर्फ गाड़ी से मतलब है कि सेल्समैन आपको पूरी नॉलेज देगा इस गाड़ी में क्या क्या है, क्या उस कार के फीचर्स हैं। आपको सेल्समैन से कोई मतलब नहीं है, सेल्समैन कहाँ रहता है, कितनी उसकी सैलरी है, उसकी कितनी एज है, वो अनवांटेड डिटेल्स है, उनको हाइड कर दिया जाता है। जितनी ज़रूरत है हमें सिर्फ उतना ही दिखाया जाए, ठीक है, वो सारा एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बाद आता है कंसेप्ट इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या है? मतलब विरासत में मिलना, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में जैसे हर कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको विरासत में मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चे की, इसकी आइज़ इसकी मदर पे है, ठीक है, और ऐसे इसका बोलने का स्टाइल इसके फादर की तरह है, ये मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वही चीज़ इसमें है। जब किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, ठीक है, दूसरी क्लास में जाते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। इसकी भी आगे काफ़ी टाइप्स होती है, लेकिन जब हम लैंग्वेज शुरू करेंगे C++ या जावा, तो उसमें आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। अभी यही जानना ज़रूरी है, जब एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में जाती हैं, मतलब वहाँ पर वो जा रही हैं, कॉल नहीं कर रहे, वहाँ पर वो एक तरह से जाके क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, उसको हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ये हो गया इनहेरिटेंस। देन दूसरा आता है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म। जब पर्टिकुलर कोई एक चीज से एक्स्ट्रा काम करवाया जाए, जितना वो कर सकती है तो कर रही है, ओवरलोड, उसके ऊपर लोड बढ़ा दिया जाए, वो एक्स्ट्रा काम करवाया जाए, वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँ, एक पर्सन है, ठीक है, वो एक पर्सन कितने ही रोल्स प्ले करता है, वो फादर भी है, वो फादर भी है, बेटा भी है, भाई भी है, ठीक है, और सी कह लो दादा भी है, पोता भी है, पड़पोता भी है, फ्रेंड भी है किसी का, टीचर है किसी का, स्टूडेंट है किसी का। अब वो एक ही पर्सन है, कितनी रोल्स वो प्ले कर रहा है, वो सारा कुछ पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है, ओवरलोडिंग में आ जाता है। इसको बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वही चीज़ है, जब लैंग्वेज शुरू होगी तब आपको ये चीज़ प्रॉपरली करवाई जाएगी आगे। तो ये था सारा UPS का कंसेप्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था इस सेशन के कि जो ज़रूरी है, इंट्रो है, वही मैं इसमें दूंगा, क्योंकि डिटेल अगर मैं पूरा बताऊंगा तो आपको लैंग्वेज की भी मुझे साथ में एग्जांपल्स देनी पड़ेगी, और अभी लैंग्वेज मैंने शुरू नहीं कराई है, इसीलिए थोड़ा आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आएगा।
और अभी जो लैंग्वेज शुरू करने से पहले मेन कंसेप्ट समझाना था वो मैंने आपको सारा समझा दिया। तो ये दोनों फ़र्क थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट सेशन जो भी मैं शुरू करूँगा सी का या C++ का, उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रोग्रामिंग अप्रोच ये लैंग्वेज यूज़ करती है वो भी हम देखेंगे कि कंसेप्ट कौन सा है, प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज़ होता है या ऊप्स का। अगर हमने शुरू की सी तो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम शुरू करेंगे, जिसमें कि आज जो इंट्रो के अलावा और पूरा डिटेल में जाके आपको ये समझ आएगा। और अगर C++ या जावा शुरू की तो हम ऊप्स का कंसेप्ट समझेंगे पूरा डिटेल में जाके। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट में मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में या अलग से एक वीडियो बना के आप सभी लोगों के डाउट्स जो है क्लियर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।